Okay, so welcome back and let us start with the question why transistor was developed. ट्रांजिस्टर को डेवलप क्यों किया गया था? अब मैं बात कर रहा हूँ 1947 की। देखो ऐसा होता है कि युद्ध जो होते हैं, लड़ाइयाँ जो होती हैं, वो कई तरह कई कई मायनों में बहुत ही बुरी चीज़ें होती हैं, विनाशकारी चीज़ें होती हैं। विनाशकारी इन सेंस की कितना खून खराबा, कितना पैसे का खर्च, कितने रिसोर्सेज का मिसयूज होता है। लेकिन एक एक अच्छा पहलू तो नहीं कहूँगा। युद्ध के दौरान जो एक इच्छा शक्ति होती है लोगों में टेक्नोलॉजी को लेकर के कि किस तरह से कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले कि हम दुश्मन से आगे हो जाएं, उनसे जीत पक्की हो जाए। इस दौरान साइंस में भी काफ़ी डेवलपमेंट होता है। साइंस को बहुत सारा खर्चा होता है। अब वो कम्युनिकेशन वाली साइंस हो या कुछ एविएशन वाली साइंस हो या तमाम तरह के साइंस हो। तो अगर आप सोचो जो जो मिसाइल वगैरह हैं, तो इन मिसाइल ने ही एक तरह से रॉकेट प्रोपल्सन वाली टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। मिसाइल तो डेवलप की गई थी युद्ध के हिसाब से, लेकिन उस टेक्नोलॉजी से रॉकेट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी को हमने डेवलप करना शुरू कर दिया। माइक्रोवेव ओवन जो आज देख रहे हैं, ये भी जमाने में हथियार के रूप में डेवलप किया गया था। आज जो आप ड्रोन देख रहे हो, ये भी हथियार की तरह से यूज किया गया था। टैंक हो गई, मशीन गन, ये सब चीज़ें। तो ऐसा ही कुछ था वर्ल्ड वॉर टू के बाद कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। कम्युनिकेशन कैसे आप संचार व्यवस्था एक दूसरे के साथ स्थापित कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे से अपनी कम्युनिकेट कर सकते हैं। हालांकि उस जमाने में क्या था, रेडियो वगैरह थे, पर वो जो रेडियो थे वो ऐसे थे कि जो कि बहुत ही बल्कि थे, बहुत ही नाजुक थे, जल्दी टूटने जल्दी खराब होने वाले, क्योंकि उसके अंदर कांच की वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हो रही थी। तो जाहिर सी बात है उस जमाने के लोगों में इस बात का एक इच्छा शक्ति थी कि किसी तरह से एक ऐसी टेक्नोलॉजी को पैदा किया जाए, किसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाए जो कि हमें इन रेडियो को और पावरफुल बना सके, कम्युनिकेशन को और बढ़ा सके। देखो ऐसा था कि जब पहले तो लोग सोच नहीं रहे थे कि भाई अब तो डेवलप कंट्री के हम लोग हैं, अब तो समाज विकास हो रहा है, विज्ञान विकास हो रहा है, अब लड़ाइयाँ नहीं होंगी। इससे पहले जमाने में लड़ाइयाँ होती थी ना कि राजा राजा राज लड़ा करते थे, आपने पढ़ी इतिहास में। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो वर्ल्ड वॉर वन एक थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। वर्ल्ड वॉर वन के बाद लोगों ने सोचा कि अब लोग संभल जाएंगे, वर्ल्ड वॉर आगे नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब तैनात रहे और वर्ल्ड वॉर टू भी हो गया। वर्ल्ड वॉर टू के बाद ऐसा लोगों के अंदर आ गया कि अब ये वर्ल्ड वॉर चलता रहेगा, जब तक ये दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, ये विश्व खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक ये विश्व युद्ध बंद नहीं होंगे। तो वर्ल्ड वॉर के टू के बाद जो दुनिया थी उसमें एक होड़ बन गई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की, एटम बॉम्ब बनाने की, ताकि वो अपने आप को हमेशा फोरफ्रंट पे रखें कि अगर कल को युद्ध शुरू भी हो तो कम से कम वो पहले ना मरे, पहले वो मार के मरे वाली एटीट्यूड था। तो ये जो एम्पलीफायर्स के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट जो किया गया, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया, उसका पीछे का एक और भी कारण था। कोल्ड वॉर वगैरह भी चल रही थी, तो हिस्ट्री ने बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है हमारी टेक्नोलॉजी को, हमारे साइंस को। तो वही कुछ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। सो अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है आपके लिए कि एट दैट टाइम, मतलब आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू, रेडियो वॉज अ वेरी एडवांस डिवाइस एंड इट रिक्वायर्ड एम्पलीफायर्स। बिल्कुल सही बात है। उस जमाने में रेडियो होना बहुत बड़ी इंस्ट्रूमेंट था। आज की डेट में जैसे आपके हिसाब से आपके पास वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आपके पास हो सकता है अगर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होते? तो वैसा ही कुछ रेडियो था एक ज़माने में, उसका लाइसेंस होता था और मतलब बहुत बहुत एडवांस डिवाइस थी। तो एम्पलीफायर्स, तो उसके लिए एम्पलीफायर्स होने चाहिए फॉर गुड इनफ एफिशिएंसी, ऑफ गुड इनफ एफिशिएंसी। तो हमें रेडियो को इम्प्रूव करने के लिए, रेडियो को एडवांस करने के लिए ज़रूरी था कि हम एम्पलीफायर्स बनाएं, वो भी अच्छी एफिशिएंसी के बनाएं। सो जो पहला शुरुआती जो रेडियो एम्पलीफायर्स था वर मेड बाय द ग्लास ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब से बनाए गए थे। सो इट वाज रिक्वायर्ड टू रिप्लेस इट विथ मच ड्यूरेबल एफिशिएंट कंपोनेंट एंड दैट वाज द ट्रांजिस्टर। तो यू कैन से दैट कि मोटिवेशन में एक ये था कि हमको वैक्यूम ट्यूब अच्छे से रिप्लेस करना है किसी ऐसी डिवाइस के साथ जो मजबूत हो, चल सके, रफ एंड टफ किस्म की हो, और वही था ट्रांजिस्टर। तो एक तरह से आपको मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि व्हाई पीपल वर सो इंटरेस्टेड टू डेवलप द ट्रांजिस्टर। दिस वाज द रीजन कि वो इस तरह की चीज़ों को डेवलप करना चाह रहे थे जो कि उस समय की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एडवांस करना था। तो एम्पलीफायर्स क्या होते हैं? तो एम्पलीफायर की अगर मैं बात करूँ, उनका नाम एम्पलीफाई का मतलब हिंदी में जैसे प्रवर्धक कहते हैं। तो ये जो वीक सिग्नल होता है उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपका एम्पलीफायर क्या होता है? एम्पलीफायर के अंदर अगर आप सोचो कि एनर्जी हम इनपुट डाल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल इज अ फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग एनर्जी। तो एम्पलीफायर क्या करते हैं? वो इनपुट लेते हैं कि वीक सिग्नल को और आउटपुट निकालते हैं कि स्ट्रॉन्ग सिग्नल को। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान सोचें तो आप यहाँ पर एक अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं कि सर, सिग्नल इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और आप कह रहे हो कि एम्पलीफायर लो एनर्जी लेते हैं और लार्ज एनर्जी बाहर निकालते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो कहता है कि एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो आखिर एम्पलीफायर में ऐसा क्या हो रहा है कि वो लो एनर्जी को लेता है और फिर उसमें अपनी एनर्जी जोड़ के बाहर बड़ी एनर्जी को निकालता है? तो ये अब उसके पास क्या एनर्जी क्रिएट कर रहा है? तो हम कहेंगे नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ऐसा नहीं कह सकती।
नहीं कहती है। तो क्या कर रहा है? तो ट्रांजिस्टर कुछ बड़ा गहरा काम कर रहा है जिसको आपको समझने की जरूरत है। तो ट्रांजिस्टर क्या करता है? ट्रांजिस्टर मतलब जो एम्पलीफायर क्या करता है, ट्रांजिस्टर से मिलकर बना हुआ है, और ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए बैटरी चाहिए। तो बैटरी क्या होती है? इसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, डीसी एनर्जी, आपके डायरेक्ट करंट की एनर्जी होती है। तो आपने एक ट्रांजिस्टर्स लिए, ट्रांजिस्टर की हेल्प से आपने एम्पलीफायर बनाया, ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए डीसी बैटरी लगाई, फिर वो जो पूरा अरेंजमेंट बन गया, उस अरेंजमेंट में आपने सिग्नल भेजा, सिग्नल अल्टरनेटिंग था, और बाहर आपको बड़ा सिग्नल दिखा अल्टरनेटिंग नेचर का। और इस प्रोसेस के दौरान क्या हुआ? उस ट्रांजिस्टर ने बैटरी की जो डीसी एनर्जी थी उसको एक तरह से कन्वर्ट कर दिया एसी एनर्जी में, और आपके सिग्नल के साथ मर्ज कर दिया, इसीलिए आपको बढ़ी हुई सिग्नल दिखाई पड़ रही है। यानी गहराई में जाके आप देखोगे तो आपका एम्पलीफायर क्या कर रहा है? वो डीसी टाइप के बिहेवियर को एसी टाइप में कन्वर्ट कर रहा है। ये डीसी टू एसी कन्वर्टर है। आपने इसका उल्टा पढ़ा है, एसी टू डीसी, आपने पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से 12th में पढ़ा होगा। उसको कहते हैं रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या करते हैं? रेक्टिफायर में आप एसी इनपुट डालते हो और उसका आउटपुट आपको डीसी के फॉर्म में मिलता है। तो एम्पलीफायर्स क्या होता है? रेक्टिफायर का उल्टा है। जहां रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, एसी टाइप के एनर्जी को डीसी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वही एम्पलीफायर्स का उल्टा काम करते हैं। एम्पलीफायर उल्टा काम क्या करते हैं? को डीसी टाइप की एनर्जी को एसी टाइप में कन्वर्ट करके आने वाले इनपुट सिग्नल के साथ क्लब करके बाहर आपको आउटपुट देते हैं। तो आपको लगता है, अरे वाह देखो ये इंस्ट्रूमेंट तो कितना अच्छा है, इसने तो जो स्मॉल सिग्नल लिया और लार्ज सिग्नल बाहर भेज दिया। तो बेसिकली अंदर ये चल रहा है। तो इस चीज को आपको बहुत समझना है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन को इंटरव्यू में जो अच्छे एग्जामिनर्स होते हैं उनको पूछते हुए देखा है। देखो, हमेशा याद रखना, आपकी नॉलेज की समझ कई बार इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप एडवांस चीज कितने अच्छे समझते हो। आपकी नॉलेज की गहराई अक्सर इस बात पे तय होती है कि आप जो बेसिक चीजें जिनको कई बार सुनते हुए आए हो उनको कितना अच्छा समझ रहे हो। एम्पलीफायर 12th में भी है, एम्पलीफायर आपने और भी सुना होगा, बट उस बार बार सुनने जाने वाली कॉमन सा वर्ड को आप कितना अच्छा समझते हो, कितना अच्छा समझा ले जाते हो, कितना अच्छा बता ले जाते हो, दैट रिप्रेजेंटेड कि ये आपके नॉलेज की डेप्थ है। आपने कोई फैंसी सा वर्ड सुन रखा है, एबेलिमोल इफेक्ट। अब एबीमोल इफेक्ट हम ही नहीं मतलब कोई समझ नहीं रहा एबीमोल इफेक्ट क्या होता है, और आपने उस हाई फाई से वर्ड को लिया और उसको आप समझा रहे हो कि वो वहां पर ये होता है, विड्थ माइक्रोक्रोम में डिप्लीशन एक्सपैंड करते हैं, एक तरफ बेस का रीजन उसकी वजह से बहुत ही ट्रांजिट टाइम हो जाता है कम, उसकी वजह से करंट सेचुरेशन नहीं आ जाता। आप हाई फाई बातें बोल रहे हो। अब जो समझ रहा है वो तो समझ रहा था, हाँ हाँ ठीक है। तो वहां पे तो खेल अलग है, लेकिन जो असली खेल है वो इस तरह से खेला जाता है। तो यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट द टर्म्स। तो आपके पास देखो, यहाँ पे हमारे पास एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर में एक सिरा है, ये एक सिरा है इनपुट, दो सिरे हैं जिसमें कि आपने वीक सिग्नल भेजा। जैसे दो तार लेते हो ना, फेज न्यूट्रल लगाते हो तो दो तार होते हैं। तो आपने सिग्नल इनपुट लगाया, तो आपने टर्मिनल नंबर 1 और टर्मिनल नंबर 2 का इस्तेमाल किया। फिर आपका वीक सिग्नल इस एम्पलीफायर के अंदर चला गया। फिर आपने आउटपुट में भी टर्मिनल नंबर 3 टर्मिनल नंबर 4 रखा, और जिससे आपको आउटपुट मिल रहा है। तो आपने देखा क्या, आपने इनपुट के लिए 2 टर्मिनल यूज किए और आउटपुट के लिए 2 टर्मिनल यूज किए। तो इस तरह से एम्पलीफायर में 2 इनपुट 2 आउटपुट आपको चाहिए, तब वो एम्पलीफायर का काम हो पाएगा। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम। यहां मैं आपको समझाना चाहता हूं कि प्रॉब्लम क्या है, और क्यों समझाना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको ये बताने वाला हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन एमिटर मोड, व्हाई वी नीड टू स्टडी द कॉमन एमिटर मोड, कॉमन कलेक्टर मोड, कॉमन बेस मोड, क्यों पढ़ना है वो मुझे समझाना है आपको। तो देखो, एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज करने के लिए हमको 4 टर्मिनल चाहिए, 2 इनपुट 2 आउटपुट। लेकिन हमारे ट्रांजिस्टर के अंदर सिर्फ 3 टर्मिनल होते हैं, एक होता है एमीटर, एक होता है कलेक्टर, एक होता है बेस। तो एज ए एम्पलीफायर काम करने के लिए चाहिए 4, ट्रांजिस्टर में होते हैं 3। अब समस्या कैसे होगी, चाहिए 4 है 3। तो सुझाव अब ये क्या होगा, तो मिस्टर बीन ने बहुत अच्छा सुझाव दिया इसका कि बिकॉज वी नीड 4 टर्मिनल्स फॉर एम्पलीफिकेशन एंड वी हैव 3 टर्मिनल्स इन द ट्रांजिस्टर, देन व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल, मेक 1 टर्मिनल कॉमन इन बोथ इनपुट एंड आउटपुट। तो मिस्टर बीन क्या कहते हैं कि अगर आपके पास एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में ये आपका इधर से आपका एमीटर है, इधर से आपका कलेक्टर है, बेस है, कलेक्टर है, ये एमीटर है और ये बेस है। तो आप ऐसा करो, बेस और एमीटर को ले लो, इनपुट बना दो, इधर सिग्नल भेजो, और बेस और कलेक्टर को ही आप आउटपुट बना दो, इधर से सिग्नल ले लो। तो आपने किया क्या, आपने बेस को इनपुट भी बना रखा, आउटपुट भी बना रखा, आपने कॉमन ले लिया। इस तरह से आपके पास 2 इनपुट टर्मिनल भी हो गए, 2 आउटपुट टर्मिनल भी हो गए। हाँ ठीक है, टर्मिनल नंबर 2 और 4 कॉमन है, तो इसको कॉमन बेस कहा जाएगा। तो ये आइडिया था कॉमन करने का। तो अब सवाल ये है कि सिर्फ बेस को ही कॉमन करना है? नहीं भाई, आप बेस को कॉमन कर सकते हो, आप एमीटर को कॉमन कर सकते हो, आप कलेक्टर को कॉमन कर सकते हो। तो आपके पास ये फ्रीडम है कि आप बेस, एमीटर, कलेक्टर में किसको कॉमन कर रहे हो। तो हमने कहा क्या रैंडमली कॉमन कर सकते हैं जिसको चाहे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, अब यही स्टडी है, आपका यूनिट का यही सारा हिस्सा है कि हम क्या करेंगे, बारी बारी से
ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस करेंगे, फिर उसका इनपुट आउटपुट एनालिसिस करेंगे, फिर हम कॉमन कलेक्टर करेंगे, उसकी इनपुट आउटपुट करंट वोल्टेज एनालिसिस करेंगे, फिर कलेक्टर कॉमन करेंगे, इनपुट आउटपुट एनालिसिस करेंगे, और वहाँ हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर दिखाई पड़ेंगे, जैसे करंट गेन फैक्टर वगैरह, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट गेन फैक्टर दिखाई पड़ेगा। अब उस करंट गेन फैक्टर की वैल्यू को हम देखेंगे कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें गेन ज़्यादा चाहिए तो हम सी कॉमन एमिटर स्टडी करेंगे, हमें स्टेबिलिटी चाहिए तो हम ये यूज करेंगे, हमें नॉर्मल वर्किंग चाहिए, हम नहीं चाहते एम्पलीफिकेशन की तरफ जाना, हम ऑसिलेशन वगैरह में करना चाहते हैं अपने ट्रांजिस्टर को यूज, तो हमें कॉमन बेस, ऐसे हम लोग मेरिट डिमेरिट तय करेंगे। तो आपके सिलेबस में तीनों ही मोड है और पूछे जाते हैं बाकायदा, प्रॉपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताओ इनमें से कौन सा मोड है जिसको कि हम यूज करेंगे पर्टिकुलर केस में, और किसका करंट गेन फैक्टर ज़्यादा है, किसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसा होता है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसा होता है, तो सारी बातें आपसे क्वेश्चन में पूछती हैं। तो अब हमें क्या डिस्कस करना है, वी नीड टू डिस्कस मोड ऑफ ट्रांजिस्टर एंड द मोड ऑफ कनेक्शन। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि बाय अडॉप्टिंग द आइडिया ऑफ कंसिडरिंग वन टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट, 3 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस आर एज फॉलोज। तो ये आइडिया हमने स्वीकार कर लिया कि ठीक है हमारे ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल है, उसमें से एक टर्मिनल को हम इनपुट आउटपुट में कॉमन कर देंगे। तो इसको स्वीकार करते हैं हमारे पास 3 आइडिया आ गए, 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन आ गए। एक होता है कॉमन बेस मोड, इसे हम कहेंगे सीबी मोड, और इसके साथ एक टर्म याद रखना अल्फा, बस आप ध्यान रखना सीबी, बी के साथ अल्फा, फिर सीई कॉमन एमिटर इसके साथ बीटा, और कॉमन कलेक्टर इसके साथ गामा। ये मैं आपको इसलिए याद करवा रहा हूं, अगर आपने यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन उल्टा सुल्टा किया, आपने इसको पहले कॉमन एमिटर लिख दिया, कॉमन बेस नीचे लिखा, कॉमन कलेक्टर सबसे नीचे लिखा, और इस अल्फा बीटा को नहीं चेंज किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो याद करने के हिसाब से आप याद रखना सी बी, सीई, सीसी, तो बीईसी, तो बीईसी में अल्फा बीटा गामा, यहाँ बी मतलब कॉमन बेस, ई मतलब कॉमन एमिटर, सी मतलब कॉमन कलेक्टर, उनके लिए अल्फा बीटा गामा। अभी अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा जो है वो है आपके करंट गेन फॉर कॉमन बेस, करंट गेन फॉर कॉमन एमिटर, करंट गेन फॉर कॉमन कलेक्टर। तो ये आपको अगर सीख लिया है तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉमन बेस मोड, यानी कि हम अल्फा के बारे में बात करें। देखिए ये क्वेश्चन 17, 18, 15, 16, 20, 21 में पूछा जाता रहा है आपसे, और आने वाले समय में भी ये आपसे पूछा जाता रहेगा। तो इसलिए इसको हम लोग अच्छे से तैयार करेंगे और अच्छे से समझिएगा इसको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन बेस मोड। बहुत ज़्यादा दिक्कत कब होती है, जब इसका सर्किट डायग्राम बनाना होता है और नहीं बना पाते हैं, क्योंकि सर्किट डायग्राम को लगता है याद करना पड़ेगा। सर्किट डायग्राम याद करने वाली चीज़ ही नहीं है, इट्स वेरी ऑब्वियस, वेरी लॉजिकल थिंग इन द इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉनिक्स इज सो ब्यूटीफुल। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कॉमन बेस मोड।